Hey there, I'm Richa and welcome to iBiologist. Today we're gonna learn the chapter 1 of our NCERT 11th standard of biology, the living world. तो आज हम बात करेंगे the living world. बायोलॉजी का मतलब ही यही होता है the study of organisms. तो लिविंग वर्ल्ड में जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करती है और अलग करती है नॉन लिविंग थिंग्स से? हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट द लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स? तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके स्पेशल फीचर्स क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ जो कि है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज़ मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो ग्रोथ, जैसे कि आपको पता होगा कि हाइट है, साइज़ है, लेंथ है, नंबर ऑफ मास है, ये सब इंक्रीज होता है जिसे हम एज अ ग्रोथ कंसिडर करते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस है ग्रोथ एक, यानी कि अगर आज किसी की हाइट 5'5" है तो क्या उसकी हाइट 5 हो सकती है? नहीं। तो मतलब ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो रिवर्स नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ सेल्स या मास इंक्रीज हो जाए बॉडी का तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक्सेप्शन है कि स्नो माउंटेन, मतलब हमने देखा जैसे कि ग्रोथ एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, पर कुछ चीज़ में ये इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, जैसे कि स्नो माउंटेन। स्नो माउंटेन की हाइट टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए तो स्नो माउंटेन की ग्रोथ हाइट बढ़ सकती है, पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो स्नो माउंटेन की हाइट या बोल सकते हैं ग्रोथ वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इस केस में तो ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं हुआ। तो ये एक एक्सेप्शन है ग्रोथ के इरिवर्सिबल प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रोथ किस तरीके से होती है? ये दो तरीके से हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल यानी कि कोई सेल या ऑर्गेनिजम्स के अंदर से सेल प्रोड्यूस हो रहा है और मास में डिफरेंस आ रहा है, मास बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल, यानी कि सरफेस के ऊपर ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, एक्सटर्नली बोलेंगे उसको। उसका भी एग्जांपल है स्नो माउंटेन, यानी कि माउंटेन के ऊपर स्नो के वजह से उसका ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, तो वो एक्सटर्नल ग्रोथ हुआ। फिर यहाँ पे दो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि है इन विवो एंड इन विट्रो, जो हम मेटाबॉलिज्म के चैप्टर में आगे देखेंगे। मेटाबॉलिज्म यानी कि केमिकल रिएक्शंस। तो इन विवो जो है उसका मतलब होता है इनसाइड। जब भी इनसाइड द बॉडी की कोई भी प्रोसेस की बात होती है तो इन विवो वर्ड यूज़ किया जाता है। और इन विट्रो यानी कि आउटसाइड द बॉडी की बात होती है, आउटसाइड द बॉडी प्रोसेसेस की बात होती है तो इन विट्रो वर्ड यूज़ किया जाता है। सो दिस टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म एंड फॉर बायोलॉजी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से अलग करती है, वो है रिप्रोडक्शन। जैसे कि आप सबको पता ही है क्योंकि हमने ये बेसिक लेवल पे पढ़ लिया है। रिप्रोडक्शन यानी कि न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन।
पर अक्सर इसकी डेफिनेशन में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या होगी? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, राइट? तो it is a biological process in which formation of new organisms occurs from existing organisms similar to itself। यानी कि जो existing organisms है उसमें से नए organism का formation होता है और ये एक biological process है। But occurs from existing organisms similar to itself। Similar to itself मतलब कि जिस तरह के पेरेंट्स हो उसी तरीके से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज़ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी तो हो सकते हैं कि जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म न्यू जनरेटेड ऑर्गेनिज्म से 100% सिमिलर ना हो, राइट? जैसे कि ह्यूमन बीइंग के केस में भी तो ऐसा ही है। क्या हम अपने मदर या फादर से 100% सिमिलर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है। एक है असेक्सुअल टाइप्स एंड अनदर इज सेक्सुअल टाइप्स। तो असेक्सुअल वर्ड जो है उसमें मीन्स होता है एब्सेंट, राइट? तो असेक्सुअल में जो वर्ड है ए रिप्रेजेंट फॉर एब्सेंट ऑफ सेक्स, और सेक्सुअल में सेक्स होते हैं। मतलब असेक्सुअल में देयर इज ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, absent of sex, and sexual में there are two types of individuals present over there। सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और असेक्सुअल में सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट होगा जो कि रिप्रोडक्शन करेगा, राइट? तो ये हो गया डिफरेंस असेक्सुअल एंड सेक्सुअल का। और सेक्सुअल में क्या है कि अगर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स पेरेंट्स है विच हैज़ अपोजिट सेक्स, तो उसका जो न्यू जनरेटेड ऑर्गेनिज्म होगा वो 100% सिमिलर नहीं होगा अपने पेरेंट से, राइट? और असेक्सुअल में जबकि एक ही सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म है जो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, ताकि उसमें वेरिएशन नहीं होगा, वो सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब वो 100% अपने पेरेंट से मैचअप करेगा और सिमिलर होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 टाइप्स है, देयर आर 5 टाइप्स। फर्स्ट है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, रीजनरेशन, बर्डिंग एंड फ्रैगमेंटेशन। So these are the types of asexual reproduction which we are going to discuss in detail. So here are, firstly we understand the sexual reproduction and after then we understand the asexual reproduction in detail. So sexual reproduction जैसे कि उसमें एक रिप्रोडक्शन सिस्टम अरेंज होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम के जो बेसिक्स है, जो रिप्रोडक्शन की यूनिट्स है, वो होते हैं गैमेट सेल्स। अभी गैमेट सेल्स क्या है? व्हाट इज गैमेट सेल्स? गैमेट सेल्स आर दोज सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल सेक्स when the reproduction is occurs, right? तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे जो कि साथ में फ्यूजेस होके एक नया ड्यूप्लेट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। अभी
ह्यूमन बींग, जैसे कि हमें पता है ह्यूमन बींग में देयर आर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ईच सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग, राइट। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़न होके जब नया सेल बनता है, डिप्लॉयड फॉर्म ऑफ सेल विच वी कॉल ज़ाइगोट, तो क्या होता है 46 + 46 क्रोमोसोम साथ में फ्यूजेस होंगे तो नए सेल में 92 सेल्स हो जाएंगे, 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे ऑफ द सेल, राइट। पर ये तो नेचुरल नहीं है, ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का रेशियो ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल नहीं है। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर डिवीजन का सिस्टम ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ मेल गैमेट एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ फीमेल गैमेट विल रिप्रोड्यूस। तो जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे तब 23 क्रोमोसोम्स आर देयर, क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो जाएगा और 46 का ओनली 23 क्रोमोसोम्स होंगे मेल गैमेट्स में और फीमेल गैमेट सेल्स में। सो ये 23 क्रोमोसोम्स ऑफ मेल गैमेट्स एंड 23 chromosomes of female gametes are fuses and generated a zygote which is diploid complex। diploid मानी दो। और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। So here and presenting the number of chromosomes of human gamete cells, right? अब हम बात करते हैं अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 टाइप्स है, उसमें पहला टाइप्स है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी, बाई मतलब 2 और फ्यूजन मतलब ब्रेक डाउन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, तो कि ब्रेक डाउन होता है और एक सेल या एक ऑर्गेनिज्म 2 सेल में या ऑर्गेनिजम्स में ब्रेक डाउन होता है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, जिसका एग्जाम्पल है अमोइबा, राइट। तो हियर यू कैन सी इन द इमेज, ये एक अमोइबा है, उसका सेल डिवीजन होता है जो कि ये एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और ये यूनिसेल्यूलर भी बोलते हैं इसको, यूनि मतलब 1। तो अमोइबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और एक यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब जिसका न्यूक्लियस पूरा वेल डिफाइंड है। हियर यू कैन सी अ ब्लैक कलर न्यूक्लियस ओवर देयर, राइट। तो उसका जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है वो यूकैरियोटिक सेल कहलाएंगे, और जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है वो प्रोकैरियोटिक में आएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स में क्या क्या होंगे, यीस्ट हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, राइट। तो अमोइबा जो कि एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें बाइनरी फ्यूजन देखा जाता है। तो इसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एंड देन आफ्टर उसका सेल का ब्रेकडाउन होके 2 सेल प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन जो है वो अमोइबा में देखा जाता है, जिसमें फर्स्टली क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जैसे कि आप देख सकते हो इमेज 3 में पहले न्यूक्लियस 2 जनरेट हो गए हैं और
फिर उसके बाद जो है पूरा साइटोप्लाज्म मतलब कि सेल का पूरा लिक्विड पार्ट एंड द फ्लूइड ऑफ सेल वो डिवाइड होता है। तो जो न्यूक्लियस का डिवीजन का प्रोसेस है उसे हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, राइट। एंड द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है वो साइटोकाइनेसिस उसको कहेंगे, वो साइटोकाइनेसिस कहा जाएगा उसे, राइट। सो बाइनरी फ्यूजन में पहले कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इन reproduction, or we can say a cell division, and then division of cytoplasmic fluid occurs, which we call cytokinesis. फिर अभी हमने जैसे देखा कि असेक्सुअल में देयर इज ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, तो क्या होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल जो है, जीन्स जो कैरी करके वो चल रहा है वो 100% सिमिलर होगा। तो जो नया ऑर्गेनिजम्स है वो 100% सिमिलर होगा अपने पेरेंट सेल से, राइट। तो जो दो सेल प्रोड्यूस होंगे वो एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली एंड कैसे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से सिमिलर होंगे। तो ये जो आइडेंटिकल सेल्स जो बनते हैं उन्हें हम बोलेंगे क्लोन्स। क्लोन्स मतलब कॉपी होता है, तो जो आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होंगे उसे हम क्लोन्स कहेंगे, राइट। फिर आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब कि एक सेल से मोर देन वन सेल्स प्रोड्यूस होना, सेल्स का रिप्रोडक्शन होना, जिसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जो कि एक मल्टीपल फ्यूजन रिप्रोडक्शन करता है, जिसमें से एक सेल्स में से मोर देन वन सेल डिविजन्स होता है। जैसे कि बाइनरी फ्यूजन में हमने देखा कि एक सेल्स में से एक ऑर्गेनिजम्स में दो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, वैसे मल्टीपल फ्यूजन इसका नाम से ही मत पता चलता है। मल्टी यानी मोर देन वन और टू, एंड मैनी, एंड फ्यूजन मतलब ब्रेक डाउन। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट में इस टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट वो एक पैरासाइट है जो मलेरिया भी कॉज करता है, राइट। फिर थर्ड वन है रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी कि जो पार्ट है वो रीजनरेट करता है। प्लेनेरिया फ्लैटवर्म्स उसका एक एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया फ्लैटवर्म्स में क्या होता है कि उसका अगर एक्सीडेंटली अगर वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर जाए, तो जिस पार्ट में जो तीनों पार्ट्स है वो तीनों पार्ट्स अपने रिमेनिंग पार्ट को जनरेट करेंगे, राइट। यानी कि ये जो इमेज दिख रही है प्लेनेरिया फ्लैटवर्म की, उसको अगर 3 पार्ट में हम डिवाइड करें तो तीनों पार्ट इंडिविजुअली प्लेनेरिया एज अ प्लेनेरिया ग्रो करेंगे, और उसको हम बोलेंगे रीजनरेशन, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड होके वो प्रोड्यूस होता है इंडिविजुअली, राइट। फिर आता है बर्डिंग, जिसके एग्जाम्पल है यीस्ट एंड हाइड्रा। बर्डिंग जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, हाइड्रा के ऊपर एक एक्सटर्नल पार्ट ग्रो करता है और एक फेज पे आके वो पूरा डेवलप होने के बाद, मैच्योर होने के बाद वो एक आउटर ग्रोथ क्या होता है, डिटैच हो जाता है, जिससे कि वो दोनों इंडिविजुअली एज अ यीस्ट या हाइड्रा ग्रो करते हैं और इंडिविजुअली एक्ट करते हैं। तो इसमें बडिंग में उसका आउटर ग्रोथ डिटैच हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बडिंग। एंड देन फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, जिसमें
जिसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा वन टाइप ऑफ आल्गी है और इसमें क्या होता है, आल्गी पूरे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड्स कर जाती है जो कि उसके बाद इंडिविजुअली एक्ट करती है। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। जैसे कि हमने रीजनरेशन में यहाँ पे देखा था कि प्लेनेरिया उसका जो भी पार्ट रिमेनिंग है वो डेवलप करके इंडिविजुअली ग्रो करता है, एक्सीडेंटली उसका ब्रेकडाउन हो जाए तो। पर यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं है, रीजनरेशन नहीं होता, सिर्फ ब्रेकडाउन होता है और ये एक्सीडेंटली नहीं होता, ये रिप्रोडक्शन का एक टाइप्स है। तो जैसे कि हमने देखा रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है तो है स्टेराइल म्यूल्स और वर्कर्स हनी बी। स्टेराइल मतलब जिसमें रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी ना हो वैसा ऑर्गेनिज्म। म्यूल्स एक हाइब्रिड है जो कि डोंकी और हॉर्स के क्रॉस से बनता है, मतलब घोड़े और गधे के क्रॉस से बनता है, जिसे हम खच्चर भी कहते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती। और वर्कर्स हनी बी मतलब जो कुछ फीमेल्स हनी बीज होती है जिसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती। एक क्वीन हनी बीज होती है और दूसरी जो वर्कर्स हनी बी होती है। क्वीन हनी बी में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है पर वर्कर्स हनी बी में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती, तो ये एक्सेप्शन है। थर्ड कैटेगरी जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी में होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन आवर बॉडी। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के हैं, एनाबॉलिज्म एंड द कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है विच मीन्स कि ये कंस्ट्रक्ट करता है प्रोडक्ट को ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है और ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट बनने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे लिखा है एंडोथर्मिक रिएक्शंस विच मीन्स कि इसे एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी बट इन फॉर्म्स ऑफ हीट। थर्मिक मतलब हीट, तो इन फॉर्म्स ऑफ हीट। एनाबॉलिज्म रिएक्शन का एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में Ca2 और H2O मिलके ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसका अपोजिट है। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस मतलब कि ब्रेक डाउन करता है सब्सटेंस को और उसको डिवाइड करता है मॉलिक्यूल्स में। ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि इट रिलीजेस, एक्सो मतलब बाहर, ये एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसका एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और CO2 और H2O रिलीज़ करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो कि लिविंग लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि सेल की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके एक टिश्यू क्रिएट करते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन जनरेट करते हैं एंड ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं जिसे एक बॉडी बनता है। फिफ्थ कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ वी कैन से विच इज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द स्टिम्युलस। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसी एबिलिटी है जो वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को
सेंस कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है। स्टिमुलस मतलब तो एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर कोई भी हो सकता है, फिज़िकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है या बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फिज़िकल फैक्टर का अगर हम एग्जांपल देखें तो है लाइट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट में और नाइट में अलग अलग रिस्पॉन्स करता है। केमिकल फैक्टर का एग्जांपल देखें तो हो गया विनेगर, जिसे हम सरका कहते हैं। और बायोलॉजिकल फैक्टर उसका एग्जांपल है पोलन ग्रेन, मतलब कि परागकण, राइट। फिर आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं देखी जाती, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में देखी जा सकती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस टू आवर ओन सेल्फ, खुद के प्रति सभानता, जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में देखी जा सकती है। तो जैसे कि हमने देखा, रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? तो है स्टेराइल म्यूल्स और वर्कर्स हनी बी। स्टेराइल मतलब जिसमें रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी ना हो वैसा ऑर्गेनिज्म। म्यूल्स एक हाइब्रिड है जो कि डोंकी और हॉर्स के क्रॉस से बनता है, मतलब घोड़े और गधे के क्रॉस से बनता है, जिसे हम खच्चर भी कहते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती। और वर्कर्स हनी बी मतलब जो कुछ फीमेल्स हनी बीज होती है जिसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती। एक क्वीन हनी बीज होती है और दूसरी जो वर्कर्स हनी बी होती है। क्वीन हनी बी में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, पर वर्कर्स हनी बी में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती। तो ये एक्सेप्शन है। थर्ड कैटेगरी जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी में होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन आवर बॉडी। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के हैं, एनाबॉलिज्म एंड द कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, विच मीन्स कि ये कंस्ट्रक्ट करता है प्रोडक्ट को ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, और ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट बनने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे लिखा है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, विच मीन्स कि इसे एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी बट इन फॉर्म्स ऑफ हीट। थर्मिक मतलब हीट, तो इन फॉर्म्स ऑफ हीट। एनाबॉलिज्म
रिएक्शन का एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O मिलके ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसका अपोजिट है। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस मतलब कि ब्रेक डाउन करता है सब्सटेंस को और उसको डिवाइड करता है मॉलिक्यूल्स में। ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि इट रिलीजेस, एक्सो मतलब बाहर, ये एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और CO2 और H2O रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज करता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो कि लिविंग लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि सेल की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके एक टिश्यू क्रिएट करते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन जनरेट करते हैं एंड ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं जिसे एक बॉडी बनता है। फिफ्थ कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ वी कैन से विच इज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द स्टिम्युलस। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसी एबिलिटी है जो वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है। स्टिम्युलस मतलब द एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर कोई भी हो सकता है, फिज़िकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है या बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फिज़िकल फैक्टर का अगर हम एग्जांपल देखें तो है लाइट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट में और नाइट में अलग अलग रिस्पॉन्स करता है। केमिकल फैक्टर का एग्जांपल देखें तो हो गया विनेगर, जिसे हम सरका कहते हैं। और बायोलॉजिकल फैक्टर, उसका एग्जांपल है पोलन ग्रेन मतलब कि पराग कण, राइट। फिर आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं देखी जाती, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में देखी जा सकती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस टू आवर ओन सेल्फ, खुद के प्रति सभानता, जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में देखी जा सकती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस को अगर हम एज अ एग्जांपल देखें तो जैसे कि चींटी काटती है तो वो ह्यूमन को काटती है और डॉगी को काटती है, तो दोनों ही रिएक्ट करेंगे, तो वो हो गया कॉन्शियसनेस। पर अगर क्लास में टीचर किसी स्टूडेंट को डांट रही है होमवर्क नहीं करने की वजह से, तो आप भी अपना होमवर्क करने लग जाते हो उसी वक्त, तो वो क्या हुआ? सेल्फ कॉन्शियसनेस, राइट। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस एक ऐसी एबिलिटी है जो कि डॉग में नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होती है। Now we will discuss the biodiversity. Biodiversity, it means bio means living organisms and diversity means variety. The variety of different living organisms which is called biodiversity. In biological term we will say the type of organisms or number of species. Different type की species जो कि living organisms में देखी जाती है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। ऑन अर्थ देर आर 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीसीज। तो अर्थ पे 17 से 18 लाख अलग अलग स्पीसीज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की 17 से 18 लाख टाइप्स ऑफ स्पीसीज देखी जाती है। ये सारी स्पीसीज का जो नामकरण, नेमिंग प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। और उसका नेमिंग कैसे करना चाहिए, तो उसका उस तरह से नेमिंग करना चाहिए कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका नेम सेम ही हो, मतलब कि कोई भी एरिया हो, कोई भी रीजन हो, उसमें उस स्पीसीज को उसी नाम से बुलाया जाता हो, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो।
तो नोमेनक्लेचर की ये डेफिनेशन और ये कॉन्सेप्ट जिसने कहा था या जिसने कंट्रीब्यूट किया था नोमेनक्लेचर में, वो थे साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस, जो कि एक बॉटनिस्ट भी थे और जिनको फादर ऑफ नोमेनक्लेचर एंड फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। और उन्होंने एक दूसरा वर्ड दिया था जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब दो नाम वाला नामकरण। तो हर एक स्पीशीज़ का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक नेम, ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और कोई उसका जो फर्स्ट नाम है वो ऑर्गेनिज्म के जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड नाम है वो ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक एपिथेट मतलब कि स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, और उसे हम क्या बोलेंगे, साइंटिफिक नेम। ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी स्पीशीज़ का जो भी साइंटिफिक नेम है उसे उसी नेम से जाना जाएगा। सो हियर आर द सम साइंटिफिक नेम। अगर मैंगो का साइंटिफिक नेम देखें तो होगा मैंगीफेरा इंडिका, ह्यूमन का जैसे है होमो सैपियंस, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम, टाइगर का पैंथेरा टाइग्रेस, लायन का पैंथेरा लियो। इधर टाइगर और लायन का जो जीनस है मतलब पैंथेरा एंड पैंथेरा वो सिमिलर है, वो क्या जीनस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि टाइगर और लायन एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं। ऑनियन का अगर देखें तो है एलियम सेपा। तो साइंटिफिक नेम एक ऐसा नेम है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह सेम यूज़ होता है, इसीलिए उसको साइंटिफिक नेम बोलते हैं। और एरिया वाइज अलग अलग उसके जो नाम होते हैं उसे हम बोलेंगे कॉमन नेम। जो एरिया वाइज होता है वो ग्लोबली यूनिवर्सली नहीं बोला जाता। तो हियर आर टू नोमेनक्लेचर ऑर्गेनाइजेशन जो है ICBN के अंदर बॉटनिकल रिलेटेड जो भी नोमेनक्लेचर है वो इंक्लूड होगा, और ICZN के अंदर जो जूओलॉजिकल नोमेनक्लेचर है मतलब कि एनिमल रिलेटेड जो नोमेनक्लेचर है वो आएगा जूओलॉजी नोमेनक्लेचर के अंदर, और प्लांट्स रिलेटेड होगा वो बॉटनी के अंदर आएगा। अभी ये जो साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसके भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स होंगे, ऐसे ही तो नहीं दे देंगे, तो उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स है जिसमें है फर्स्ट रूल कि साइंटिफिक नेम रूल है कि ये लेटिन लैंग्वेज में से लिया जाता है और इटैलिक्स में लिखा जाता है। और साइंटिफिक नेम में देयर आर 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट, जैसे कि हमने देखा फर्स्ट कंपोनेंट है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड वन इज़ the first letter of genus is always capital and the first letter of species is always small। मतलब कि जो साइंटिफिक नेम है उसका जो जीनस है, जो पहला वर्ड है जीनस प्रेजेंट करता है, उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल रहेगा, और जो स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है सेकंड वर्ड, उसका पहला लेटर हमेशा स्मॉल रहेगा। और जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो वो दोनों अलग अलग जीनस और स्पीसीज को अलग से अंडरलाइन करके लिखा जाएगा, राइट। फिर आता है क्लासिफिकेशन। देयर आर वास्ट नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड। सो उसका स्टडीज़ और एग्जामिनेशन के लिए उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ स्टडी। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, तो उसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, तो वो 2 तरीके से होता है। एक होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन और एक एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन मतलब कि उसमें ऑर्गेनिजम्स के जो इंटरनली फीचर्स है, मतलब कि डाइजेस्टिव प्रोसेस है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, अंदर के जो ऑर्गन्स है, सेल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो फीचर्स, और एक्सटर्नल फीचर्स जैसे कि
मॉइस्ट स्किन है, ड्राई स्किन है, राइट, वो सब देखा जाता है। और एक्सटर्नल में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है, जिसे हम कहेंगे एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट एरिस्टोटल, जो कि जिनको फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। और एक साइंटिस्ट थे R.H. व्हीटकर, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये क्लासिफिकेशन जो दिया था वो, जैसे कि हमने देखा, इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स दोनों के बेसिस पे दिया था। मतलब ये क्या हुआ, नेचुरल क्लासिफिकेशन हुआ, राइट। फिर यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे कि कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग का जो स्टार्टिंग का जो स्पीसीज़ रहा था वो था मंकी। मंकी में से इवोल्यूट होके ह्यूमन बीइंग बना, राइट। तो ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको हम कहेंगे फाइलोजेनेटिक। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी मतलब कि क्लासिफिकेशन की जो साइंस की जो ब्रांच है जो क्लासिफिकेशन से डील करती है, जो क्लासिफिकेशन करती है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम कहेंगे टेक्सोनॉमी। सिस्टमिक्स, सिस्टमिक्स मतलब ये अलग अलग स्पीसीज़ या ऑर्गेनिजम्स का जो आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है और जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे जो अरेंजमेंट है उसको हम कहेंगे सिस्टमिक्स। Systemics is one of the most important parameter for evolutionary changes. Evolutionary changes को हम कैसे observe करेंगे based on the systemics, right? जो साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस, उन्होंने एक बुक भी लिखा था सिस्टेमा नेचुरा करके, जिसमें सिस्टमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, डेटा दिया गया था। फिर एक नया वर्ड आता है न्यू सिस्टमेटिक्स, जो कि जूलियन हक्सली उन्होंने दिया था, साइंटिस्ट जूलियन हक्सली ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टमेटिक्स देयर आर 7 कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन को टेक्सोनॉमी। तो ये क्या हुआ, टेक्सोनॉमी हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब कि क्लासिफिकेशन के बेस पे प्लांट्स और एनिमल्स की स्टेप वाइज अरेंजमेंट, राइट। सो हियर इज द टेक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसमें सबसे नीचे आता है स्पीसीज, उसके ऊपर जीनस, उसके ऊपर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम एंड डोमेन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है रेड फॉक्स का, जिसका साइंटिफिक नेम है वल्प्स। तो इसका स्पीसीज क्या हुआ, वल्प्स, और उसका जीनस भी सेम है, और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो है कैनिडाई। स्पीसीज क्या है, स्पीसीज इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, और इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एंड दैट कैन इंटरब्रेड, मतलब दे कैन रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर। इसे हम अगर एक एग्जाम्पल से देखें तो पैंथेरा लियो मतलब लायन, और टाइगर जिसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, इन दोनों का जीनस सेम है। तो जीनस क्या है, जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, और ये स्पीसीज क्या कर सकते हैं, इंटरब्रेड कर सकते हैं, राइट। और ये स्पीसीज की सिमिलैरिटी की वजह से ये एक जीनस में प्रेजेंट है। उसके बाद आता है फैमिली। जैसे कि बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है, पर इन दोनों का साइंटिफिक नेम तो अलग अलग है। बिल्ली का फैलिस है और लायन का पैंथेरा लियोन है, पर उनकी फैमिली एक है जो है फैलिडाई। फैलिडाई मतलब जो मामेलियन है, मतलब कि जो ब्रेस्ट फीडिंग वाले एनिमल्स है, और कार्निवोर्स है, मतलब कि फैलिडाई एक ऐसे फैमिली है
जो मामेलियंस भी है और कार्निवोर्स भी है उसको हम फेलिडाई फैमिली में कैटेगराइज करेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है रेड फॉक्स का, उसकी फैमिली है कैनिडाई। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, मतलब एक जैसी जो फैमिली है जो इसके बीच सिमिलैरिटीज़ है उन सबको हम एक ऑर्डर में कैटेगराइज करेंगे। ऑर्डर्स के एग्जांपल है जैसे फैलिडाई और कैनिडाई, ये दोनों ऑर्डर्स है। फिर आता है क्लास। जैसे कि यहाँ पे फॉक्स का क्लास है मामेलियन क्लास, मतलब कि वो ब्रेस्ट फीडिंग एनिमल है। और मैमेलियन के अगर एग्जांपल देखें तो है ह्यूमन, मंकी, कैट, लायन एक्सेट्रा। मैमेलियन के अलावा और भी क्लासेस है जैसे कि एम्फीबियन है। एम्फीबियन मतलब कि जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं वो ऑर्गेनिजम्स। और रेप्टाइल्स, जैसे कि आपको पता है जो लैंड पे पेट के बल चलते हैं वो रेप्टाइल्स। तो ये सारे क्लास है। उसके बाद आता है फाइलम। फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, मतलब कि जो एक तरीके की क्लास है उसको हम फाइलम में कैटेगराइज करेंगे। और यहाँ पे रेड फॉक्स का फाइलम दिया हुआ है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास नॉर्टल कॉर है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। और जिनके पास नहीं है वो होंगे नॉन कॉर्डेक्स या इनवर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट मतलब जिनके पास नॉर्टल कॉर या कॉर्डेटा प्रेजेंट है। उसके बाद है किंगडम, जिसमें प्लांट, फंजाई, एनिमल, ऐसे अलग अलग 5 मेजर किंगडम के बारे में हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। यहाँ पे जो रेड फॉक्स का किंगडम है वो है एनिमलिया, मतलब एनिमल टाइप। उसके ऊपर है डोमेन, तो यहाँ पे रेड फॉक्स का डोमेन है यूकेरिया। यूकेरिया मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म के सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम यूकेरियोटिक सेल बोलते हैं। और वो उसको ऑर्गेनिज्म को यूकेरिया में कैटेगराइज करते हैं। और जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता उसको हम प्रोकैरियोट्स में कैटेगराइज करते हैं। तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोट्स एंड प्रो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स और एड्स मतलब यहाँ सोर्सेस होता है, ऐसे सोर्सेस जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग अलग स्पीसीज़ को। टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले हर्बेरियम के बारे में। तो हर्बेरियम क्या है? कुछ प्लांट्स जो है वो स्पेसिफिक क्लाइमेट में, स्पेसिफिक लोकेशन पे मिलता है, जो हर एक क्लाइमेट में इजीली सर्वाइव ही कर सकते हैं। कुछ क्लाइमेट में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हर्बेरियम में क्या होता है कि जो भी प्लांट की स्पीसीज़ है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जैसे कि लीफ, रूट, स्टेम, उसको लाया जाता है और एक शीट पे रखा जाता है जिसे हम कहेंगे हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट बैक्टीरियल रेजिस्टेंट होती है, जिसमें कोई माइक्रोब्स की इजीली एक्टिविटी नहीं हो सकती, माइक्रोब्स उसके ऊपर इजीली एक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले लीफ को प्लग किया जाता है, फिर उसको प्रिजर्व करते हैं, पूरी तरह से ड्राई करने देते हैं, फिर उसके ऊपर एक प्रेशर दिया जाता है और कुछ केमिकल स्प्रे किया जाता है जिससे कि वो ख़राब ना हो, फॉर प्रिजर्विंग पर्पस, जिससे कि प्लांट लीफ डेड या डिके ना हो, आसानी से प्रिजर्व हो सके और उसमें से स्मेल ना आए। साथ ही साथ में इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है जो कि है प्लेस, डेट, कलेक्टर
और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है वो स्पीसीज़, वो भी लिखा जाता है। साइंटिफिक नेम भी लिखा जाता है, जिसे हम बॉटनिकल नेम भी कहते हैं, और कॉमन नेम, दोनों लिखा जाता है, साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम। सो हर्बेरियम इज़ द स्टोर हाउस ऑफ डेड प्लांट्स, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लांट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये एक एजुकेशनल पर्पस की वजह से रखा जाता है। दूसरा जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो है बॉटनिकल गार्डन। जैसे कि हर्बेरियम में डेड प्लांट को रखा जाता है, बॉटनिकल गार्डन में रखा जाता है लिविंग प्लांट्स को। तो यहाँ पर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है स्टडी पर्पस से, स्टडी डिफरेंस के लिए, और उसके साथ उसके साइंटिफिक नेम और फीचर को डिस्कस किया जाता है, लिखा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस बॉटनिकल गार्डन है जो कि है क्यू इंग्लैंड में, और दूसरा बॉटनिकल गार्डन जो फेमस है वो है हावड़ा इंग्लैंड में। साथ ही साथ नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, NCBI का फुल फॉर्म जो है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो थर्ड टैक्सोनॉमिकल एड है वो है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में रखा जाता है डेड एनिमल और बर्ड्स को, उसमें स्टफ़ किया जाता है, अंदर का जो भी सामान रहता है उसको निकाल के उसमें स्टफिंग की जाती है और कुछ केमिकल्स में रखा जाता है जिससे कि वो ख़राब ना हो, उसमें से स्मेल ना आए। अगर एग्ज़ाम्पल ले लो, एक फ़िश है तो उसको एक ग्लास के कंटेनर में रखा जाता है जिससे कि आप उठा के आराम से ऑब्ज़र्व कर सकते हो। उसमें कुछ केमिकल डाला जाता है जो कि फॉर्मलिन या फॉर्माल्डिहाइड हो सकता है। और अगर बर्ड्स की विंग वगैरह हो तो उसके ऊपर अलग तरीके का केमिकल डाला जाता है जो कि पाउडर फॉर्म में रहता है, क्योंकि हम उसको फॉर्मेलिन या फॉर्माल्डिहाइड में नहीं रख सकते, उससे वो डेड या डिके हो सकता है। तो फोर्थ वन हमारा जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो है ज़ू। जैसे कि सबको पता है जूलॉजिकल पार्क में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जिससे कि हम एनिमल के हैबिटेट को समझ सकते हैं। तो पांचवा हमारा एड है वो है कीज़। कीज़ एक एनालिटिकल टूल है जिसकी मदद से हम सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के आधार पे कैटेगराइज कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। जैसे कि एम्फीबियन कैरेक्टरिस्टिक है, तो एम्फीबियन कैटेगरी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है नोटोकॉर्ड और मॉइस्ट स्किन। तो हमारे पास अगर लायन और फ्रॉग है तो लायन एंड फ्रॉग सब दोनों के पास नोटोकॉर्ड है, पर फ्रॉग के पास मॉइस्ट स्किन प्रेजेंट है, जबकि लायन के पास मॉइस्ट स्किन प्रेजेंट नहीं है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि फ्रॉग ही एम्फीबियन कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो जो दो कैरेक्टर्स हम लेते हैं फॉर द एग्जामाइन, जैसे कि यहाँ पर हमने मॉइस्ट स्किन और नोटोकॉर्ड लिया है, तो वो दो कैरेक्टर्स को कपलेट कहते हैं। लेकिन अगर हम सिंगल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसको लेड कहा जाता है, जिसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो है फ्लोरा और फोना। फ्लोरा मतलब जब भी प्लांट्स या फ्लावर के बाद में बात होती है तो फ्लोरा वर्ड यूज़ होता है, और फोना मतलब कि एनिमल्स के बारे में बात होती है तो फोना वर्ड यूज़ किया जाता है। और है कैटालॉग्स। कैटालॉग्स ऐसी एक बुक्स है जिसमें अल्फ़ाबेटिकली डेटा कलेक्ट किया जाता है स्पीसीज़ के बारे में। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है स्पीसीज़। So this is all about chapter number 1.